Assalamualaikum students, hope so you all be doing great. Welcome to Akazmi Academy. Hizab Kazmi this side, your teacher. So students, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले थर्ड चैप्टर का, दैट्स मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन ब्रीदिंग. अभी हम ब्रीदिंग को डिस्कस करने वाले, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से हो रहा होता है. ठीक है, अब ब्रीदिंग के जो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो हमारे पास लंग्स है. ठीक है, लंग्स जो है वो मेजर ऑर्गन है जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अब लंग्स इटसेल्फ क्या करते हैं कि ना तो ये एयर को अंदर लेके आते हैं ना ही उसको बाहर लेके जाते हैं. ठीक है, बेसिकली लंग्स का जो है वो एयर के लाइक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कोई इटसेल्फ पर्सनल रोल नहीं है, यानी लंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना वो लंग्स के अंदर एयर या अंदर आती है या बाहर जाती है. ठीक है, अब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं इन दोनों की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो भी उसमें एयर आती है या फिर बाहर जाती है. ठीक है, अब डायफ्राम क्या है, डायफ्राम हमारे पास एक लार्ज डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट कर होता है. ठीक है, यानी जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम स्केलेटल मसल है एक वो, ठीक है, स्केलेटल मसल है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम. ठीक है, अब इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, हर इंटरकॉस्टल के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है मैंने. इंटरकॉस्टल जहाँ पे भी वर्ड है आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिब्स की बात हो रही है, स्पेस बिटवीन द रिब्स. अब ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिब साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल दो टाइप्स हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हर रिब के पेयर के साथ. ठीक है, यानी जो रिब्स के दरमियान की जो स्पेस है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं. हर पेयर के साथ ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल भी होते हैं. ठीक है, अच्छा, मसल फाइबर डायगनली इसमें रन कर रहे होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन इन द टू सेट्स ऑफ मसल्स, यानी डायगनली जा रहे होते हैं. और डायगनल कहते हैं किसी भी शेप को जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो. ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है तो इसको यूँ करके हम इसका डायगनल ड्रॉ करेंगे ऐसे, सॉरी ये यूँ करके. ठीक है, ये डायगनल कहलाता है. इस तरह से डायगनली जो है वो इसके अंदर जा रहे होते हैं मसल फाइबर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं टू सेट्स ऑफ मसल. ये दो मसल्स हैं ना, तो उनकी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डायगनली जा रहे होंगे, यानी मसल अगर यूँ जा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट डायगनली यूँ जा रहे होंगे. समझ आई बात, इस तरह से होता है. और ब्रीदिंग दो फेजेस में होती है, आपको पता ही है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो फेजेस होते हैं ब्रीदिंग के. ठीक है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन से हम बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन. ठीक है, ये दो प्रोसीजर्स हैं. अब इसके अंदर जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम का क्या रोल होता है वो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो इंस्पायरेशन बेसिकली उसके नाम में ही ज़ाहिर है, इट इज़ टेकिंग इनफ एयर, हवा का अंदर लेके जाना है, और ये एक्टिव फेज़ ऑफ ब्रीदिंग है. एक्टिव फेज़ ऑफ ब्रीदिंग से मुराद ये है कि ये वो एरिया है जिसके अंदर वो पार्ट है ब्रीदिंग का जो कि एक्टिव होता है. एक्टिव से मुराद ये यानी जिसके अंदर हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जो हमें पता होता है कि हाँ जी ये ब्रीदिंग हो रही है इस टाइम. ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम कॉजेज इट्स डोम शेप टू फ्लैटन less dome shape, whereas contraction of the external intercostal muscles and relaxation of internal intercostal muscle cause the rib cage to move upward and forward. अब इसमें हो क्या रहा होता है, हमारे पास इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है किसकी, डायफ्राम की. डायफ्राम इटसेल्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और उसकी जो डोम शेप होती है ना वो फ्लैट हो जाती है. ठीक है, और वो डोम शेप थोड़ी कम हो जाती है, लेस डोम शेप हो जाता है. और इसकी वजह से साथ में क्या हो रहे होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं. इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ओवरऑल रिब केज जो है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करता है और फॉरवर्ड थोड़ा बाहर की तरफ मूव करता है. ठीक है, बोथ दीज इवेंट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन द इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी. इन दोनों इवेंट्स की वजह से क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी की जो इनर स्पेस है वो इटसेल्फ इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर इन द थॉरेक्स एंड हैंड्स इन द लंग्स इज रिड्यूस्ड टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर देयरफॉर एंटर्स द लंग्स एंड एल्वियोलाई बिकम इन्फ्लेटेड. अब वो क्या रहा है, आपको मैंने आप लोगों को बताया कि एयर जो है उसका एक्टिव फेज स्टार्ट होता है यानी इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, वो फ्लैट शेप में आ जाता है, अपनी डोम शेप को जो है वो छोड़ देता है, यानी उसकी जो नॉर्मल डोम शेप है उससे हट के वो थोड़ा फ्लैट और लेस डोम शेप में आ जाता है. ठीक है, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं. इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से रिब केज जो है वो ओवरऑल फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है और थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट करता है. ठीक है, और इन इवेंट्स की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल थोरेसिक कैविटी जो हमारी है उसके अंदर स्पेस जो है वो इनर स्पेस इंक्रीज़ कर जाती है, थोरेक्स के अंदर प्रेशर रिड्यूस कर देता है. जाहिर सी बात है जैसे ही स्पेस जो है वो इंक्रीज़ करेगी
तो इजीली एयर जो है वो कह सकते हैं कि वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो थॉरिक्स में ड्रॉप कर जाएगा और लंग्स में भी प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत अंदर का जो प्रेशर है वो कम पड़ जाएगा। जब अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो जो एयर है ना वो देयरफॉर क्या करेगी, अंदर आ जाएगी लंग्स के, और एल्वेलाई जो है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, लंग्स के अंदर जब एंटर होगी एयर तो हमें पता है एल्वेलाई जो है हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है कि एयर आना स्टार्ट होती है और एल्वेलाई जो है वो फूलना स्टार्ट होते हैं, इन्फ्लेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये होती है इंस्पायरेशन वाला सीन। इंस्पायरेशन में होता है। एक्सपायरेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ एयर। इसमें एयर को हमने बाहर लेके जाना है, ठीक है, लंग्स। और ये पैसिव फेज ऑफ ब्रीदिंग है, यानी ये एक पैसिव फेज है, इसमें एक्टिवली कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। एक पैसिव है यानी इसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव कहते हैं किसी ऐसी चीज़ जिसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर खुद से कुछ ना कुछ करना पड़े। पैसिव फेज ये होता है कि इसमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। पैसिव का यही मतलब होता है। तो ये हमारे पास पैसिव फेज ऑफ ब्रीदिंग होता है। इसमें क्या होता है कि रिलैक्सेशन होती है डायफ्राम की, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स करता है जिसकी वजह से वो डोम शेप में वापस आ जाता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की, और कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, रिब केज जो है वो वापस नीचे आ जाता है और बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। इन दोनों इवेंट्स की वजह से क्या होता है, इनर स्पेस और थोरेसिक कैविटी डिक्रीज़ कर जाती है, यानी अंदर स्पेस कम हो जाती है। जैसे ही प्रेशर स्पेस जो है वो अंदर कम पड़ेगी, जाहिर सी बात है थॉरेक्स और लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत, जाहिर सी बात है। तो फिर एयर फोर्स जो है उस पर फोर्स लगेगी, एयर मजबूर हो जाएगी कि वो जो है ना वो लंग से बाहर चली जाए, एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक है। अब दोनों के दरमियान का डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैटेंड शेप में आ रहा है। इसमें डायफ्राम रिलैक्स करता है और वापस डोम शेप में आ जाता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इधर इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं, यानी जो इधर हो रहा है उसको उलट इधर हो रहा है। आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप लोग इंस्पायरेशन अच्छे से याद कर लेते हैं ना, इंस्पायरेशन में कौन सा मसल क्या कर रहा है, डायफ्राम पे क्या इफेक्ट है, तो एक्सपायरेशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक्सपायरेशन आपको फिर जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंस्पायरेशन के अंदर अगर आप देखें तो डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है, फ्लैट शेप में आ रहा है, और एक्सपायरेशन के अंदर डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास वापस डोम शेप में आ रहा है। इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। इसी का ऑपोजिट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में सेम इज द स्पेस, तो ऐसे कैविटी का भी यही सीन है। उसके अलावा जो प्रेशर है उसका भी यही सीन है। और फिर जाहिर सी बात है, जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो एयर देयरफॉर बाय मूव करेगी, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो एयर जो है, और ऑब्वियस सी बात है उसका फिर बाहर जाना उसकी मजबूरी बन जाएगा। और प्रेशर जब डिक्रीज़ करेगा तो एयर जो है वो इनसाइड मूव करेगी, बाहर से अंदर आएगी। प्रेशर जब इंक्रीज़ करेगा तो एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये अब आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग को नज़र आ रहा है, ये रिब केज दिखाया इन लोगों ने, ये एयर दिखाई है, ठीक है। ये इंस्पायरेशन और ये एक्सपायरेशन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रिब केज थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ मूव किया इसने, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और मूव्स डाउन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने डायफ्राम मेंशन कोई नहीं किया, वह ये वाला जो एरिया होता है इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारा एरिया इसकी बात हो रही है, ये डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ मूव करता है इसके अंदर। इसमें डायफ्राम रिलैक्स करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और रिब केज जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा डाउन मूव करता है और इनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है। अब प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज इन एयर रशिंग इन, यानी हमारे पास इंस्पायरेशन में प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है लंग्स के अंदर, और एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है। जबकि एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है और एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला जो है वो मैकेनिकल प्रोसीजर है। अब हम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं कि ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। जो वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन हमारी बॉडी के एक तरह से ये देखा जाए तो लंग्स जो है वेंटिलेशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, एयर के अंदर लेके आना, बाहर लेके जाना, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है इसके अंदर हमारा जो है वो कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के साथ इसका क्या लिंक है, ठीक है। ये अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली हमें पता है, हमें कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है। हम कितने सांस ले रहे हैं दिन में हमें नहीं पता, कब सांस ले रहे हैं ये भी नहीं पता, हर वक्त सांस ले रहे होते हैं, बट हमारे ये जो है इसका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के पास कॉन्शियस ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं है। हमारा सांस जो है वो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, कब सांस ले रहे हैं कब नहीं ले रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ, वो जो खुद से एक बार इंसान सांस रोकता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ब्रीदिंग को जो है वो कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरीली कंट्रोल होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये ऑटोमेटिक होती है, खुद ब खुद कंट्रोल होती है। अब ब्रीदिंग सेंटर जो है वो मेड्यूला में प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के अंदर
मेड्यूला प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आप लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर इसके अंदर डिटेल से ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखेंगे मेड्यूला के अंदर एक ब्रीदिंग सेंटर इन्वॉल्व है और यही हमारी इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग का जो रेट है उसको यही कंट्रोल कर रहा होता है इनवॉलंटरीली, यानी हमारी बॉडी के अंदर हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन के अंदर मेड्यूला है, मेड्यूला के अंदर ब्रीदिंग सेंटर है, वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके वेंट्रल पोर्शन की बात करें, जो इसका पीछे वाला पोर्शन है ऑफ द ब्रीदिंग सेंटर एक्स टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन। इसका वेंट्रल पोर्शन क्या कर रहा होता है कि हमारे पास रिस्पायरेशन का रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है और इंस्पायरेशन को बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं, यानी इंस्पायरेशन का रेट इंक्रीज़ करता है और इसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करता है, इसीलिए इसको हमने इंस्पायरेटरी सेंटर का नाम दी। जबकि इसका जो डॉर्सल और लिटरल पोर्शन हैं, ठीक है, यानी इसके सामने वाले और साइड वाले जो पोर्शन है वो क्या करते हैं, इंस्पायरेशन को इनहिबिट करते हैं, यानी इंस्पायरेशन को ख़त्म करते हैं, उसको रोकते हैं, और क्या करते हैं, एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए इसको एक्सपायरेटरी सेंटर का नाम दिया, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू हमें ये बात जो है वो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का पार्ट है, इसका हमारे जो थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं रिस्पायरेटरी मूवमेंट को, डेप्थ, यानी हम सांस को रोक सकते हैं और दोबारा से उसको जो है वो चालू कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है हम इसको जो है वो वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। यानी ओकेजनली पीपल जो है, ये लोग जो हैं वो अपनी क्या कर सकते हैं, ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी ब्रेथ को, सांस को जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंसान का अपना इम्यून सिस्टम होता है, अपना स्टेमिना होता है, उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कोई 2 मिनट रोक सकता है, कोई 3 मिनट, कोई 10 मिनट, वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स। यानी सांस रोकने की जो एबिलिटी है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू होती है, यानी हम जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में अपनी ब्रीदिंग को ले आते हैं, वो इससे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इससे ये होता है कि तब तक हम अपना सांस रोक सकते हैं जब तक ब्लड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्लाइंस टू लो लेवल इनफ दैट दे लूज़ कॉन्शियसनेस। नहीं, तब तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जब तक हमारे ब्लड का पार्शियल प्रेशर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है एयर से ही आ रही है, तो जब ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इतने लो लेवल पे चला जाएगा कि हम बेहोश हो जाएंगे, लूज़ कॉन्शियसनेस, यानी हम कॉन्शियसनेस अपनी खो देंगे, अपना कॉन्शियस कंट्रोल खो देंगे और जो है वो बेहोश हो जाएंगे, तब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं इस ब्रीदिंग को, ठीक है। आफ्टर कॉन्शियसनेस लॉस, यानी जैसे ही बंदा बेहोश होता है तो क्या होता है कि रिस्पायरेटरी सेंटर दोबारा से अपनी नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देता है और रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इमोशन एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन ऑल्सो अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। अब होता ये है, देखिए मैं आप लोग को बताया कि नॉर्मली हम ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। हम ब्रीदिंग को नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेड्यूला, उसके अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्शियस कंट्रोल, इनकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा होता है इनवॉलंटरली, ठीक है। अब उसका जो वेंट्रल पोर्शन है वो इंस्पायरेशन के रेट में इन्वॉल्व होता है, इंक्रीज डिक्रीज में, इसलिए उसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। जबकि इसका दूसरा जो डॉर्सल और लिटरल पोर्शन होते हैं वो हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर कहलाते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहे होते हैं इंस्पायरेशन को, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं एक्सपायरेशन को। अब वॉलंटरली कंट्रोल की बात करें, वॉलंटरली जो कंट्रोल हो रही थी हमारी बॉडी के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, हम अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। और इसको वॉलंटरली भी हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। पीपल लाइक हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ ब्रीदिंग, यानी हर इंसान जो है उसके वेरी करता है, किसी का स्टेमिना और एबिलिटी पर डिपेंड करता है जो है वो कितनी देर तक सांस रोक सकता है। तब तक वो सांस रोकेगा जब तक उसका ब्लड प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतने लो लेवल तक नहीं गिर जाता कि वो बेहोश हो जाए। जैसे ही वो बेहोश होगा तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोबारा से अपनी जो है वो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, नॉर्मल रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारी जो इमोशंस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गुस्से में सांस फूल जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैडनेस के अंदर जो है वो बहुत कह सकते हैं कि लो हो जाती है ब्रीदिंग रेट जो है। तो ये सारे इमोशंस जो है ये भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी के ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। लिम्बिक सिस्टम वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसके थ्रू जो इन्फ्लुएंस हो रहता है वो भी जो है वो रिस्पायरेटरी सेंटर को इफेक्ट करता है और हमारे ब्रीदिंग रेट पे इसका इफेक्ट आता है। इसके सबूत आपका सबसे बड़ा गुस्सा है कि जैसे ही इंसान को गुस्सा आता है तो उसका सांस फूलने लग जाता है शदीद गुस्से के अंदर। तो ये जाहिर सी बात है लिम्बिक सिस्टम का इफेक्ट इस पर आ जाता है रिस्पायरेटरी सेंटर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले, ये एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। पहले आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। पिछले जो टॉपिक्स थे वो कुछ ना कुछ आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़े हुए, इनके बारे में आप लोगों को पहले आइडिया नहीं होगा। दैट्स टोटली न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट। इसके बारे में हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बाकी मटेरियल जैसे सोडियम, पोटाशियम, मिनरल्स वगैरह हो गए, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स में जा रही हैं बाई मीन्स ऑफ ब्लड, राइट।
अच्छा, अब ब्लड का जो है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों को भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मिनरल्स और मटेरियल्स वगैरह को लेके जा रहा है, इस तरह से गैशियस एक्सचेंज भी तो हमारे ब्लड के अंदर ही हो रहा है ना। तो वो किस तरह से हो रहा है अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, ठीक है। पहले ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर 97% ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, रेड ब्लड सेल्स उसको ट्रांसपोर्ट करें एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वाइल 3% इट इज़ हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अच्छा, सॉरी, इसमें वो कह रहा है कि वाइल 3% इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व ऑक्सीजन द प्लाज्मा एट इट्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब वो ये कह रहा है कि तकरीबन 97% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक है, आपको पता है प्रोटीन है रेड ब्लड सेल के अंदर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी वो हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है, तब हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। खाली हीमोग्लोबिन वो नहीं रहता, उसके साथ ऑक्सीजन लगी है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, बाकी 3% जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है प्लाज्मा के अंदर, यानी प्लाज्मा के अंदर सेल्फ डिजॉल्व हो जाती है, वो बाकी रिमेनिंग 3% होती है। अच्छा, जब हाई पार्शियल प्रेशर होता है ना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल से मुराद ये कि ये रिवर्स भी हो सकती है, और ये लंग्स के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। और ये लंग्स के अंदर होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस के अंदर बाइंडिंग हो रही होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हर हीमोग्लोबिन का सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है। और हीमोग्लोबिन की एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी हीमोग्लोबिन किसी पर्सन का कितनी उसकी एबिलिटी है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की, कितनी एफिनिटी है, ये उस ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। अब ये नीचे रिएक्शन आप लोग को नजर आ रहा है, HB हीमोग्लोबिन को डिनोट करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और फिर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ला रहे हैं, HB4O2 इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसने क्या बताया आप लोग को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया। ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर अबाउट 97%, यानी मेजॉरिटी जो है ना वो एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी रही 0.3% है थोड़ी बहुत, वो डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, और वही डिजॉल्व ऑक्सीजन फिर पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब ऑक्सीजन तब ही कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ जब उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड का जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है, लंग्स के अंदर होती है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पर दिखा रहे हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स, ठीक है। यानी पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को उसने जब रिलीज़ किया तो टिश्यू सेल्स तक चला गया, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो ये कह रहा है कि एक ब्लड की जो हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक है। यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इटल ब्लड इज़ 20 ml बाय 100 ml ऑफ ब्लड विच इज़ अचीव्ड एट 100 mm ऑफ HbO2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमाइज लेवल तक जो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एट्रियल ब्लड, वो तकरीबन 20/100 होती है। ब्लड 100% सैचुरेटेड, जिसके अंदर तकरीबन तब होता है जब हमारे पास 100 mm ऑफ HB हो, HbO2 यानी हमारे पास इतना हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो उसके अंदर इतना फिर जो है वो एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। द 5 ml ऑफ O2 इज़ रिलीज टू टिश्यूज़ बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड। यानी हर 100 ml ऑफ ब्लड जो होगा ना वो तकरीबन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को देगा। यानी अगर 100 मिलीलीटर ब्लड होगा तो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक पहुंचेगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ भी सेंसिटिव होती है, ठीक है। जैसे राइज इन बॉडी प्रेशर, ड्रॉप इन पीएच ऑफ ब्लड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। यानी पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज डिक्रीज़ करेगा तो उससे भी हमारे पास जो है वो इफेक्ट आता है किस पे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे। नॉर्मली अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो वो 20/100 होती है, यानी 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितना उसको लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है 20 ml को लेके जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली मैक्सिमम लेवल तक जो जा सकती है वो इतनी होती है। और उसने उसकी लिमिट भी बता दी कि अगर 100 ml ऑफ ब्लड होगा तो 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक जाएगी। ये उसने नॉर्मल लिमिट बताई है। अगर मैक्सिमम लेवल तक जाएगी तो वो इतनी ही लेवल तक जा सकती है, 20/100, इससे ज़्यादा नहीं।
अब वो ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ 50 ग्राम बाय 100 ml ऑफ ब्लड, यानी अगर 100 ml ऑफ ब्लड होगा तो उसके अंदर 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है। देयरफॉर 100 ml कंबाइंस विद अबाउट दिस ml ऑफ O2, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये होगा, क्या नाम है इसका, या इट वाज से आई वाज सेइंग कि हमारे पास ना हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास तकरीबन एक हीमोग्लोबिन के 1 ग्राम जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। और नॉर्मली होता भी ऐसे है कि 100 ml ऑफ एट्रियल ब्लड कंटेन्स 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी नॉर्मली यही हो रहा होता है कि एक 100 ml ब्लड के अंदर जो है वो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और 100 ml ऑफ वीनस ब्लड कंटेन्स, वीनस ब्लड यानी वेन्स के अंदर जो ब्लड है, 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये इतनी परसेंट जो है वो तकरीबन 40 mm ऑफ Hg होता है हमारे पास। क्या चीज़ इसका जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, ठीक है। यानी पार्शियल प्रेशर तकरीबन जो है वो 95 mm ऑफ Hg होता है इन केस ऑफ एट्रियल ब्लड एंड इन केस ऑफ वीनस ब्लड ये तकरीबन हो है 40 mm ऑफ Hg होता है पार्शियल, यानी वेन्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। ये बात यहाँ पे सिंपली लिखी हुई है। और ये सारी जो है ये जनरल नॉलेज की बातें आप लोग को MCQs वगैरह के लिए पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है नॉर्मली, और 100 एट्रियल और वीनस ब्लड जो है उसके अंदर कितने ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, कितना उसका पार्शियल प्रेशर होता है और सैचुरेशन कितनी होती है, ये बात भी था। 97% सैचुरेटेड होता है इन केस ऑफ क्या नाम है हमारे पास एट्रियल ब्लड, और सैचुरेटेड होता है हमारे पास इन केस ऑफ वीनस ब्लड, ठीक है। कितना 75% सैचुरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया कि ऑक्सीजन किस तरह से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ब्लड के अंदर 3 मेन वेज से, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एज डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि एज बाइकार्बोनेट आयंस किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 70% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जो हो रही होती है ना वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ही जा रही होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज़ करके जाती है, रेड ब्लड सेल में एंटर होती है और फिर वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है। अब हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में डिफ्यूज़ होकर आई तो जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाएगी। जैसे ही रेड ब्लड सेल में एंटर होगी तो वाटर के साथ ये कंबाइन कर देगी फ़ौरन, तो उससे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और फिर क्या होता है कि किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देगी फ़ौरन। अब कार्बोनिक एसिड ये अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव होता है, फ़ौरन से जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। जो कार्बोनिक एसिड है वो फ़ौरन से जो है वो क्या करेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयंस जैसे ही हमारे पास ब्लड में इंक्रीज़ होना शुरू होंगे तो ब्लड की एसिडिटी जाहिर सी बात है इंक्रीज़ करेगी। पता है ना एसिडिटी जो है वो होती है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, तो जैसे जैसे हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी ब्लड का pH डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और ये होता नहीं है, क्यों नहीं होता, वैसे नॉर्मली तो ऐसे ही होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है जैसे जो है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो pH डिक्रीज़ करेगा। तो नॉर्मली ऐसा हो नहीं होता क्योंकि हमारे पास बफर एक्शन ब्लड में इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बफर एक्शन एग्जिस्ट करता है ब्लड के अंदर। और होता कैसे, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हाइड्रोजन जो है उसको क्या करता है, उसको इसके इफेक्ट को जो है वो बफर कर देते हैं, ठीक है। उसको जो है वो जैसे हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करता है और हीमोग्लोबिनाइक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन टिश्यू के पास चलती है, ठीक है। अभी आप लोग को ये बात मैं बता चुकी हूँ पीछे हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा ऑक्सीजन क्या करता है, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, इन H पॉजिटिव आयंस के साथ जो कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिनाइक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन को टिश्यू के साथ रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये आप इक्वेशन देख सकते हैं कि ये Hb4O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या बन गया, हीमोग्लोबिनाइक एसिड में कन्वर्ट हो गया और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो गए। अब क्या होगा,
एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। फ्रॉम इनसाइड ऑफ एरिथ्रोसाइट नेगेटिवली चार्ज HC3O आइंस डिफ्यूज टू दी प्लाज्मा। अब देखिए हमने ये यहाँ पे H पॉजिटिव आइंस का तो सोल्यूशन निकल आया कि क्या हुआ, वो बफर हो गए, किससे हुए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन ने उनको जो है वो हीमोग्लोबिन के एसिड बना दिया और ऑक्सीजन को टिश्यू को रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि H पॉजिटिव आइंस से हमारी जान छूट गई। अब HC3O आइंस यानी नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट आइंस, इनका भी तो कोई सोल्यूशन निकालना है ना। तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये प्लाज्मा में आ जाते हैं। और अब जाहिर सी बात है इधर प्लाज्मा में आएंगे जब, तो उधर उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी, बैलेंसिंग नहीं रहेगी। उस बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, क्लोराइड आइंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे पास ब्लड से हमारे पास अगर आ रहे हैं ये सॉरी ये क्या नाम था, हाँ बाइकार्बोनेट आइंस की बात कर रहे हैं। बाइकार्बोनेट आइंस जो है अगर वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो मूव करके कहाँ जा रहे हैं, प्लाज्मा में जा रहे हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो किधर जा रहे हैं, प्लाज्मा में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इधर प्लाज्मा में आएंगे, तो इधर से क्या है, उस बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आइंस क्या करेंगे, वो हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बात उसने कही है। यानी बाइकार्बोनेट आइंस जब यहाँ से ट्रैवल करके किधर आ रहे हैं, हमारे पास प्लाज्मा के अंदर आ रहे हैं, तो एट द सेम टाइम क्लोराइड आइंस भी क्या कर रहे हैं, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। और स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि इस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही उठ के नहीं आ रहा क्लोराइड आइन या HCO3 आइन, इनको मूवमेंट के लिए जो है वो स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन में, जो कि हम कर रहे होते हैं, जो इस प्रोसेस को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि दिस प्रोटीन मूव्स दी टू आइंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस प्रोटीन की मदद से दोनों आइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। यानी HCO3 अगर हमारे पास प्लाज्मा में आ रहा है, तो एट द सेम टाइम क्लोराइड आइंस जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं और हैमबर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं इसी प्रोसीजर को। यानी इस पूरे प्रोसीजर को, यानी हीमोग्लोबिन HCO3 का प्लाज्मा में आना और क्लोराइड आइंस का आरबीसी में जाना, ये पूरा जो प्रोसीजर है ये हमारे पास जो है वो इसको क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ। हमारे पास तकरीबन 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आइंस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% जो है वो यही करवा रहे होते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में डिफ्यूज़ होकर रेड ब्लड सेल में एंटर होगी, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करेगी। जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो वो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब कार्बोनिक एसिड हम पता है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस। अब वो हाइड्रोजन आइंस जो है वो जाहिर सी बात है pH को डिक्रीज़ करेंगे, उनकी एसिडिटी जो है ब्लड की इंक्रीज़ हो रही होगी। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसी हाइड्रोजन के साथ जो है वो बफर एक्शन एक्ट करता है। हाइड्रोजन आइन जो है हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिनाइक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास जाहिर सी बात है जो HCO3 आइंस हैं वो क्या करेंगे कि डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में आ जाएंगे। तो जैसे ही वो डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में आएंगे, एट द सेम टाइम क्लोराइड आइंस जो है वो आरबीसीज़ में मूव करना स्टार्ट करेंगे टू मेंटेन द आयन बैलेंस, ठीक है। यानी आयन का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए ये दोनों तरफ जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को स्पेशल क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि आरबीसीज़ में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को क्या करता है कि मेंटेन करता है हमारे पास दोनों साइड पे आइंस के बैलेंस को, और इस फिनोमेना को हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही नीचे डायग्राम के अंदर भी यही कहानी इसने बताई हुई है, जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, ये जो क्लोराइड आइंस जो है वो आरबीसी के साथ कंबाइन करते हैं, पोटेशियम के साथ कंबाइन करते हैं और पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन इसने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो क्लोराइड आइंस जो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाए थे ये वाले, ये क्लोराइड आइंस अब क्या करेंगे, ये क्या करते हैं हमारे पास, किसके साथ कंबाइन करेंगे, पोटेशियम के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। पोटेशियम आइंस ऑलरेडी हमारे पास किस में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं आरबीसी के अंदर, ठीक है। अब वो पोटेशियम आइंस क्या करेंगे, किसके साथ कंबाइन करेंगे, क्लोरीन आइन के साथ, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, KCl बन जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आइंस जब क्लोराइड आइंस के साथ कंबाइन करेंगे तो KCl बन जाएगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ये बात उसने लिखी हुई है। और बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो ब्लड प्लाज्मा में जाके सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे, ठीक है। यानी ये जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस आप लोग को मैंने दिखाए थे, वो बाइकार्बोनेट आइंस क्या करेंगे, ये प्लाज्मा के अंदर है, ठीक है। HCO3 आइंस जो है वो क्या करेंगे, सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे। ये रिएक्शंस यहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन आप लोग अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। HCO3 आइंस जो है वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, हमारे पास सोडियम के साथ, ठीक है।
सोडियम आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे, यानी NaHCO3 बना देंगे। ठीक हो गया। और ये वाला प्रोसीजर किस में हो रहा है हमारे पास, ये प्लाज्मा में हो रहा होता है। जाहिर सी बात है HCO3 आयंस जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, प्लाज्मा में जाएंगे ना, तो वहीं पे क्या होगा कि प्लाज्मा में वो सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस बना देंगे। ठीक हो गया। और ब्लड पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.4 पे मेंटेन रहता है, इसी बफर मैकेनिज्म जो कि ब्लड के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है 7.4 के अंदर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बफर मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयंस उसने बता दी। अब ये जो इसकी पार्शियल प्रेशर का लिंक है ये हम डिस्कस करते हैं। होता ये है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर टिश्यूज़ में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लड, तो वो क्या करेगी, ब्लड में आ जाएगी और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट करेगी और लंग्स पे जाएगी और बाइकार्बोनेट में देगी। अब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा जब बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करेंगे, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब लंग्स में क्या होता है हमारे पास जाके ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, यानी जो सारे हमारे पास रिएक्शंस हैं लंग्स में जाके ये वाले रिएक्शंस उलट रहेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन उलट हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। यानी अभी हमने यहाँ ऊपर क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और ये बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब फिर इसका उलट होगा, लंग्स के अंदर क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे, लंग्स पे होगा, इसका उलट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो किस तरह से 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से जो है वो होती है। इसमें क्या होता है कि ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाती है और ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। जब पार्शियल प्रेशर जो है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लड तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, लेकिन जब ब्लड के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा टिश्यूज़ की निस्बत तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगा। यानी हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन का ज़्यादा होना ज़रूरी है, पार्शियल प्रेशर का ज़्यादा होना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। जब टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जब उसका प्रेशर जो है वो उसमें रिड्यूस करेगा, लंग्स में ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर, ब्लड में ज़्यादा होगा प्रेशर जैसे लंग्स में हो रहा होता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा। बाकी रिमेनिंग जो 70% होती है ना ये डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा होती है और ये इनसफिशिएंट वे है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन होता है, यानी इतना कोई प्रॉपर एफिशिएंट वे नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। डिज़ोल्व इन द प्लाज्मा भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारे पास ये वाला सारा प्रोसीजर आप लोग को होप सो क्लियर होगा। ये डायग्राम आप लोग देखें तो ये आप लोग को नज़र आए, ये कैपिलरी वॉल है, ये हमारे पास प्लाज्मा है, ये सारा ये टिश्यू सेल्स हैं। ठीक है, अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाके वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना रही है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड टूट रहा है, आगे जाके बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हाइड्रोजन आयंस क्या है, हीमोग्लोबिनाइक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं और ये जो HCO3 आयन है यहाँ पे आ जाते हैं और क्लोराइड आयन जो है वो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं मेंशन, मैंने अलग से लिख दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। ठीक है, अब होता ही है क्लोराइड आयन यहाँ पे जो है वो पोटेशियम के साथ कंबाइन करके KCl बना रहा होता है और इधर ये जो HCO3 आयन है ये सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा होता है। ठीक हो गया, और इसका उलट यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहे हैं। अब ये रिएक्शन तो आप लोग को ऊपर उन्हें दिखाया मैं समझाया मैं, इन रिएक्शंस में उसका उलट हो रहा है, ये लंग्स के अंदर हो रहे थे, ये अल्वेलाई ऑफ लंग है। ठीक है, अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा सारे रिएक्शंस उलट गए हैं। ठीक है, HCO3 जो ब्लड प्लाज्मा से बाहर आ रहा था प्लाज्मा के अंदर, अब वो प्लाज्मा से जो है वो किधर जा रहा है, उसके अंदर RBC के अंदर जा रहा है, तो प्लाज्मा से RBC के अंदर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट बना देगा, ये वो बना देगा कार्बोनिक एसिड बना देगा, वो कार्बोनिक एसिड पे टूटेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा और वहाँ पे जाके जो है वो उसकी फिर हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी और एट द सेम टाइम क्लोराइड आयन जो है वो जो पहले प्लाज्मा में से जो है वो रेड ब्लड सेल में जा रहे थे, अब वो रेड ब्लड सेल से जो है वो प्लाज्मा में जा रहे हैं। यानी जो रिएक्शंस नॉर्मली हमारे पास हो रहे थे उनका सारा उलट केस होगा लंग्स के केस में। ठीक है, यानी वो सारे रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे, वो हीमोग्लोबिनाइक एसिड वाले, कार्बोनिक एसिड वाले और
जो हमारे पास इसके थे बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोराइड आयंस वाले, वो सारे रिएक्शन उलट जाएंगे, यानी ये वाले रिएक्शंस भी उलट जाएंगे। यहाँ पे KCl टूट रहा है, उधर जाके वो जो है फिर क्लोराइड आयन उधर चला जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे KCl की फॉर्मेशन किस में हो रही है, RBC में हो रही है, इधर KCl की फॉर्मेशन प्लाज्मा में होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ बन रहा है, प्लाज्मा के अंदर बन रहा है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट इधर आके किधर बनेगा, RBC के अंदर बनेगा। यानी जो रिएक्शन वहाँ पे हो रहे थे उनका रिवर्स यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग जो है वो जस्ट अगर एक वाला पहले वाला याद रख लें, टिश्यू फ्लूइड वाला ही, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे वाला भी याद हो जाएगा। बाकी डायग्राम दोनों आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसकी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। एक बार आप इसको अच्छे से समझ के अगर रिएक्शंस को कर लेंगे तो दोबारा आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर को। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं आंसर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करें, सो दैट फर्दर कोई भी नई वीडियो है तो आप उसको मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।